वेलकम टू अकीरा स्टडी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम कोरोना वायरस से संबंधित एक देश के बारे में चर्चा करेंगे जिसने कैसे कोरोना पे जीत हासिल की। दोस्तों ये देश है स्लोवेनिया, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप में स्लोवेनिया बना पहला कोरोना मुक्त देश। जाने किन उपायों से इनको सफलता मिली। दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के बीच यूरोपीय देश स्लोवेनिया से खुशखबरी आ रही है। लंबे समय तक कोरोना वायरस से जूझने के बाद स्लोवेनिया कोरोना मुक्त देश बन गया है। इस बात की जानकारी सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक घोषणा से हुई है, जिसमें बताया गया कि स्लोवेनिया ने कोरोना को पूरी तरह से परास्त कर दिया। इस कदम से व्यापार के मार्ग भी खुल गए। दोस्तों स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं जनेज जनसा ने जानकारी देते हुए कहा कि देश में पिछले 2 हफ्ते से रोजाना 7 से कम लोगों में कोरोना के संक्रमण पाए गए। आज स्लोवेनिया में बेहतर हालात हैं, लोग चैन की सांस ले रहे हैं। अगले सप्ताह यानी 23 मई से होटल्स, मॉल्स, रेस्तरां आदि भी खोल दिए जाएंगे। सरकार द्वारा घोषणा के बाद स्लोवेनिया की सभी सीमाओं को अन्य देशों के लिए खोल दिया गया है। स्लोवेनिया की सीमाएं क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी से लगती है। इस कदम से व्यापार के मार्ग भी खुल गए। दोस्तों इसके साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा की कि जो यूरोपीय संघ, क्योंकि ये स्लोवेनिया यूरोपीय संघ का एक देश है, यूरोपीय महाद्वीप का, और दोस्तों जो यूरोपीय संघ है उसमें ही सबसे ज़्यादा कोरोना ने कोहराम कर रखा है। तो दोस्तों यूरोपीय संघ से आने वाले किसी भी व्यक्ति को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इससे पहले यूरोपीय संघ से आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन का प्रावधान था। इस घोषणा में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति को देश में प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी थी। हालांकि सरकार ने देश के लोगों को अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी। इसमें मास्क पहनना, हैंड वॉश करना और 5 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करना मुख्य है। दोस्तों इस देश के बारे में अगर जानते हैं तो यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है, यानी गौरतलब है इस देश की कुल आबादी दोस्तों 20 लाख है। गौरतलब है कि स्लोवेनिया में 4 मार्च को कोरोना वायरस महामारी का पहला केस दर्ज किया गया। 4 मार्च को पहला केस दर्ज किया गया कोरोना वायरस का। इसके बाद 12 मई को स्लोवेनिया में लॉकडाउन की घोषणा की गई। इस देश की कुल आबादी 20 लाख है। स्लोवेनिया में कोरोना वायरस से 1466 लोग संक्रमित पाए गए, जिनमें 273 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 104 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकियों का इलाज चल रहा है। तो दोस्तों ये यूरोपीय महाद्वीप है, उसके अंतर्गत ये देश आता है। स्लोवेनिया है जो कि लाल टेक्स से इसकी लोकेशन बता रहा है। दोस्तों इसके पड़ोसी देश हैं जो कि ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है और इटली है। दोस्तों स्लोवेनिया एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ सीमा समुद्र से लगती है। और ये इटली जो कि कोरोना महामारी से भयंकर त्रासदी झेल चुका है, उसके पास की जो कंट्री है उसके अगर कोरोना से मुक्त होता है तो ये एक अच्छा संकेत है कोरोना पे जीत हासिल करने का। दोस्तों दूसरी खबर है नेपाल की हिमाकत, भारत से सीमा विवाद के बीच नया नक्शा स्वीकृत किया। लिपुलेख कालापानी को अपने क्षेत्र में दिखाया। दोस्तों कैलाश पर्वत पे जाने के लिए भारत ने जो रास्ता बनाया उसका नेपाल ने भरपूर विरोध किया और इसके पीछे चीन की साजिश है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं। काठमांडू भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के कैबिनेट ने एक नया राजनीतिक मानचित्र यानी नक्शा स्वीकार किया, जिसमें लिपुलेख कालापानी और लिम्पिया धुरा को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया। विदेश मंत्री यहाँ के हैं प्रदीप कुमार गयावली ने इस कदम की घोषणा से हफ्तों पहले कर दी थी। इस कदम की घोषणा हफ्तों पहले कर दी थी कि एक नए मैप जारी करेंगे जिसके अंतर्गत ये तीनों क्षेत्र हमारे हैं। कि कूटनीतिक पहलों के जरिए भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयास जारी हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ अभी जो वहाँ की पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल की सीमा में लौटाने की मांग करते हुए संसद में विशेष प्रस्ताव भी रखा गया। दोस्तों गौरतलब है कि लिपुलेख दर्रा नेपाल भारत के बीच विवादित सीमा है। कालापानी के पास एक दूरस्थ पश्चिम स्थान है। भारत और नेपाल दोनों कालापानी को अपनी सीमा का अभिन्न हिस्सा बताते हैं। भारत उसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा बताता है, वहीं नेपाल इसे धारचूला जिले का हिस्सा बताता है। गयावली ने कहा कि भूमि प्रबंधन मंत्रालय द्वारा जल्द ही नेपाल का आधिकारिक मानचित्र सार्वजनिक करेगा। उन्होंने सोमवार को ट्विटर पर कहा, मंत्रिपरिषद ने नेपाल के 7 प्रांतों यानी 77 जिलों और लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी समेत 753 स्थानीय स्तर के प्रशासनिक संभागों में नेपाल का मानचित्र प्रकाशित किया जाने का फैसला लिया। गयावली ने, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं, भारतीय राजदूत जो कि नेपाल में हैं, विनय मोहन कवात्रा को पिछले हफ्ते तलब किया था कि उत्तराखंड में धारचूला के साथ लिपुलेख को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग के निर्माण के खिलाफ विरोध जताने के लिए कूटनीतिक नोट सौंपा था। भारत ने कहा था कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाल में उद्घाटित सड़क मार्ग पूरी तरह उसकी सीमा के भीतर आता है। नेपाल के वित्त मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता युवराज खाटीवाड़ा ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने देश के नए राजनीतिक मानचित्र स्वीकृत किया। संस्कृति, पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्री योगेश भट्टाराई ने कहा कि कैबिनेट के फैसला
स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति ने कुछ ये बातें रखी कि नेपाल, जो कि जिसमें तीनों क्षेत्र को दर्शाया गया। दोस्तों आज की एक अहम खबर है, जो कि भारत के लिए थोड़ा संकट का समय हो सकता है। एक चक्रवात है जिसका नाम है अम्फान, जो कि तेज हवा और बारिश के साथ तट से टकराएगा। दोस्तों ये बुधवार को, इसका नाम याद रख लीजिएगा, इसका नाम है अम्फान। अम्फान है जो कि बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है। तो दोस्तों ये हुगली नदी, हावड़ा, तो यहाँ पे काफ़ी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों बुधवार पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने की प्रबल संभावना। इसके दौरान ये 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हवाएं चलेगी। इसके साथ ही राज्य के तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। तो दोस्तों ये सेशन था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।